तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, KTG। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो थ्योरी है ये गैसेस के एक आइडियल बिहेवियर मींस उसमें जो आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है। समझ गए ना कि जो गैसेस हैं उनमें कौन कौन से आइडियल बिहेवियर होते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी को कंप्लीट डिस्कस किया गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और जो गैस लॉज हैं वो सब के सब इसी थ्योरी पर बेस्ड हैं। इन्हीं के जो इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं मींस जो इनमें गैस के आइडियल बिहेवियर को बताया गया है उन्हीं को लेकर और वो लॉज प्रपोज्ड किए गए हैं। ओके, तो देखो इस थ्योरी में क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला पॉस्टुलेट है कि गैस पार्टिकल आर एक्सट्रीमली स्मॉल and separated by large distance means no attraction no repulsion exist between them। बात समझ गए बच्चों? इसमें बोला गया कि ये जो गैस होती हैं बहुत ही छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बनी होती हैं और ये एक दूसरे से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस में होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। और ऐसा होने से इन पार्टिकल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्सन होता है। बात समझ गए ना कि गैस पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस मींस नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन देम। तो ये पहला पॉस्टुलेट था। दूसरा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्चुअल वॉल्यूम निकाला जाए, उनको इकट्ठा किया जाए सारे पार्टिकल्स को और उन पार्टिकल्स का वॉल्यूम लिया जाए। मतलब ये जो लिखा है ना कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, मतलब गैस जितने में फैली हुई है, ऑक्यूपाइड कर रखा है जितना एरिया या सॉरी जितना वॉल्यूम, उस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स का क्या निकालें, एक्चुअल वॉल्यूम निकालें, तो वो एक नेग्लिजिबल होगा। मीन्स अगर हम ये कहें कि एक बहुत बड़े ग्राउंड में बहुत सारे लोग फैले हुए हैं तो उन सारे पर्सन्स का एक्चुअल वॉल्यूम निकाला जाए, हर एक व्यक्ति का एक एक का वॉल्यूम लिया जाए और इकट्ठा किया जाए वो वॉल्यूम, और पूरे एक मैदान या ग्राउंड के वॉल्यूम को लिया जाए, तो वो ये कह रहा है कि जो पर्सन का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा उस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक इसी तरह से हम ये कहें कि एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैस भरी है तो उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल्स का अपना एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब गैस पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उनके वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तीसरा है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कंप्लीटली इलास्टिक। बात समझ रहे हो कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते हैं या कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। इलास्टिक का मतलब है नो एनर्जी एक्सचेंज, समझ गए बच्चों, टेक्स प्लेस। मतलब किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपस में टकरा जाए और चाहे कंटेनर की वॉल से टकरा जाए, किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस तरह से कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कंप्लीटली इलास्टिक। इसीलिए जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी में इस तरह से कोलिजन से कोई एनर्जी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ठीक है बच्चों, ये लिखा है exerted by gas is due to the force exerted by gas on the wall of container। कि प्रेशर जो है गैस का, कि प्रेशर जो गैस एक्सर्ट कर रही है वो एक्चुअली क्या है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की वॉल से वो करते हैं, टकराते हैं और अपना एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। वही फोर्स क्या बनाता है बच्चों, गैस का प्रेशर। कि अगर हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो बैलून फूल जाता है, इसका रीज़न यही है कि हमने गैस मॉलिक्यूल को उसके अंदर भरा तो वो एक कंटेनर की मतलब बैलून की दीवार पर, वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वही फोर्स प्रेशर कहलाता है। पर यूनिट वॉल्यूम में या सॉरी एरिया में कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो कहलाएगा गैस का प्रेशर।
फिर नेक्स्ट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर या गैस। समझ गए बच्चों कि इसमें ये बोला गया कि गैस जो है या गैस का मिक्सचर जो है उसमें जो गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, समझ गए ना, वो कंटेनर के अंदर जो गैस भरी हुई है उसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर केल्विन में लिया गया है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डिफर टू ईच अदर। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों की सभी पार्टिकल की एनर्जी एक सी है, हर एक पार्टिकल की अपनी अलग अलग एनर्जी, अलग अलग स्पीड है। लेकिन एक एवरेज निकाला जाए सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी का, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखोगे तो वो एवरेज कांस्टेंट रहेगा। समझ गए ना कि सारे मॉलिक्यूल का एवरेज मान लो 10 किलो जूल है 300 केल्विन में, तो जब तक 300 केल्विन टेम्परेचर बना रहेगा तब तक उस पूरे गैस मिक्सचर की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ध्यान रखें पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो होते हैं एवरेज, ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डिफर टू ईच अदर, कि एक दूसरे से अलग है, एवरेज भले बराबर है, ठीक है। फिर है पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो गैस के मॉलिक्यूल लगातार यहाँ वहाँ रैंडम मोशन में रहते हैं, कभी लीनियर मोशन तो कभी रैंडम मोशन, इस तरह से दौड़ते रहते हैं। और यही रीज़न है कि गैस में अपने आप फ्लो होने की टेंडेंसी है, और उसका रीज़न इतने हल्के हैं ये पार्टिकल्स कि इन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ये लगातार तेजी से क्या है घूमते रहते हैं। तो कुल मिला के ये पोस्टुलेट्स एक बार और देख लें। गैस पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस मींस नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। समझ गए बच्चों कि डिस्टेंस इतनी है कि उनमें कोई रिपल्सन और अट्रैक्शन नहीं और बहुत छोटे हैं। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, मतलब गैस मॉलिक्यूल का अपना एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है उनके द्वारा जितना कंटेनर में फैले हुए हैं उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। पार्टिकल्स जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो कॉलिजन है वो कंप्लीट इलास्टिक होता है, मींस कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल में जो फोर्स एक्सर्ट करती है वही गैस का प्रेशर होता है, और गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर का इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल से अलग होगी। पार्टिकल ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो लगातार एक रैंडम मोशन करते रहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो बच्चों इन पोस्टुलेट्स का यूज़ करके और केटीजी थ्योरी का यूज़ करके और गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी के लिए या पीवी जो प्रोडक्ट है इसके लिए एक फार्मूला दिया गया, और इसी फार्मूले को बोला जाता है केटीजी इक्वेशन, जो है पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन न्यू स्क्वायर। देखो पीवी प्रोडक्ट एनर्जी की यूनिट में आता है, मीन्स ये जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी को बताता है पीवी। एम जो है ये है मास ऑफ पार्टिकल, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, और जो न्यू है यहाँ पर यह है आर एम एस वेलोसिटी ऑफ गैसेस। अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम n जो है स्मॉल n उसे एवोगाड्रो नंबर के इक्वल ले लें तो m इंटू n जो है वो गैस का क्या बन जाएगा बच्चों, मोलर मास। तो हम जहाँ mn आ रहा है उसको हटा के और m कैपिटल कर दें, ये है मोलर मास ऑफ गैस, मतलब यहाँ पर ये जो होगा ये है मोलर मास ऑफ गैस। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया पी वी इक्वल टू 1/3 एम न्यू स्क्वायर। अब मैंने इस इक्वेशन में 2 से ऊपर और 2 से नीचे इस तरह से 2/2 को मल्टीप्लाई कर दिया। इससे कुछ इक्वेशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकली, लेकिन यहाँ पर जो 1/2 एम न्यू स्क्वायर है, अब ये क्या हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, मतलब के ई इक्वल टू 1/2 एम न्यू स्क्वायर। तो मैंने जहाँ 1/2 एम न्यू स्क्वायर था वहाँ के ई रख दिया, तो बन गया पी वी इक्वल टू 2/3 के ई, या के ई ये एवरेज एनर्जी से रिलेटेड है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पी वी या 3/2 एन आर टी, बिकॉज पी वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन आर टी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालने का। मोल के हिसाब से एन मोल है तो उसका निकाल सकते हैं, और अगर 1 मोल है तो बन जाएगा के ई इक्वल टू आर टी। और आगे बढ़ना है, अगर पर मॉलिक्यूल की निकालनी है तो 3/2 के टी यूज कर सकते हैं,
समझ गए ना बच्चों। यहाँ पर जो के टी कहाँ से आ गया, तो के इक्वल टू होता है आर अपॉन एन ए, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम एक मोल के गैस कांस्टेंट को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो पर मॉलिक्यूल का गैस कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना 3/2 kT से निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर हमारे पास टेम्परेचर सेम हो, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एट सेम टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 है, N2 है, H2 है, मतलब एक पूरा मिक्सचर है, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिमिलर होगी। बात क्लियर है यहाँ तक। और यही आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये रिलेशन प्रूफ कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, मतलब एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर केल्विन में। जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है कि 32 ग्राम O2 है एट 27, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर जूल में निकालना है तो सीधा सीधा आप लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना मोल है 32 से डिवाइड कर दो इनटू, ठीक है, तो RT, तो एन आर की वैल्यू रख दो आप, यहाँ पर आपको जूल में लाना है तो 8.314 और टी आपको दे रखा है 300 इसको, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो जूल में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। फिर अब आता है बच्चों, एक होती है स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो देखो बच्चों, अगर एक गैस सैंपल लिया जाए, है ना, तो उस सैंपल में सभी मॉलिक्यूल एक सी स्पीड वाले नहीं होते। हम जानते हैं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। तो एक गैस सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कितने अलग अलग टाइप्स की जो है स्पीड मिलती है, वेलोसिटी मिलती है, इसी से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो इनमें से एक है बच्चों क्या, एवरेज स्पीड, यू एवरेज। तो एवरेज स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला है, मतलब सीधा सा है कि जो पार्टिकल्स गैस मिक्सचर में हैं उन सब की स्पीड का एक एवरेज वैल्यू निकाला जाए तो उसे बोला जाता है एवरेज स्पीड, जिसे हम निकालेंगे n1 न्यू1 प्लस n2 न्यू2 प्लस n3 न्यू3, ये है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है न्यू1 मीन्स होता है वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ n1 पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे न्यू2 जो है वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ n2 पार्टिकल्स, ऐसे न्यू3 जो है ये वेलोसिटी ऑफ n3 पार्टिकल्स। तो अलग अलग स्पीड वाले मान लो ग्रुप में मिल रहे हैं कि 10 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 20 ऐसे हैं जिनकी 20 मीटर पर सेकंड है, 30 ऐसे हैं जिसकी 30 मीटर पर सेकंड है। तो हम इन सब का क्या निकाल लेंगे, एवरेज। चूंकि स्पीड अलग अलग है तो इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी एवरेज, लेकिन एवरेज जो एनर्जी होगी वो सेम आएगी। तो इस तरह से यू एवरेज ऐसे ही वेलोसिटी में निकाल लेते हैं एवरेज। तो ये आपने n1 u1 मतलब है n1 टाइप के पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी प्लस n2 u2 मतलब उस तरह के मॉलिक्यूल का एक पूरा ग्रुप, उनकी वेलोसिटी, और इस तरह से कुल कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो इससे डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाती है। और काइनेटिक गैस थ्योरी से इसका जो इक्वेशन निकाला गया है यू एवरेज का, वो है √8RT/m। यहाँ बता दूं m क्या है बच्चों, मास ऑफ गैस, मतलब मोलर मास क्या है यहाँ पर, ये मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है बच्चों। और जो T है वो तो जानते हैं, R जो है यहाँ पर, तो R तो वही है, तो गैस कांस्टेंट, और इसे हम लेंगे 8.314। इसमें मोलर मास को बच्चों किलोग्राम में लेना होता है पर मोल में, ठीक है। T तो वही केल्विन में लेना है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। अगर आप मोलर मास को किलोग्राम में, R को 3.14 जूल केल्विन इनवर्स इस वाली यूनिट में लेंगे, तो आप इससे मोलर मास जो है एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मोलर मास आप ग्राम में लोगे तो R को आपको अर्ग में लेना होगा, तब जाके जो एवरेज वेलोसिटी है या स्पीड आएगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आती है।
क्योंकि आर टी इक्वल टू पी बी भी होता है, एक मोल का मास ले रहे हैं हम, अगर एन मोल यहाँ रखेंगे तो एन मोल का मास लेना होगा, तो वो तो एन वैसे भी हट जाएगा। ठीक है, तो पी बी अपॉन एम, पी यहाँ पर प्रेशर है जिसे पास्कल में लेना होता है, और जो वी है वॉल्यूम है ये गैस का, और इसे मीटर क्यूब में लेंगे तब हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है या स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में आएगी। और आगे बढ़ जाएं तो 3p अपॉन डी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि v अपॉन m अपॉन v कर दें तो वो d होगी मोलर डेंसिटी, समझ गए ना। तो p यहाँ पर पास्कल और डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लें तो भी इस तरह से ये तीन अलग अलग रिलेशन हैं एवरेज स्पीड निकालने की। तो एवरेज समझ गए होंगे कि गैस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के मॉलिक्यूल की स्पीड का एवरेज वैल्यू ही एवरेज वेलोसिटी है। इस तरह से ये तीन अलग अलग रिलेशन मैंने आपको बता दिए। फिर होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS। तो देखो बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी जो है उसी से ली गई है, बस इतना है कि यहाँ जो स्पीड है पार्टिकल्स की उसको इस तरह से n1 u1 का स्क्वायर यहाँ पर ये आएगा स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से n1 न्यू1 का स्क्वायर प्लस n2 न्यू2 का स्क्वायर, इस तरह से अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, इस तरह से रूट लेके URMS निकाला जाता है। मतलब ये सीधा सीधा है कि रूट ऑफ, ठीक है, या हम कहें कि जो एवरेज वेलोसिटी दिख रही है ना उसमें जो स्पीड आप यूज़ कर रहे हैं उसका स्क्वायर लगा के और फिर क्या निकाल लिया गया है, मीन वैल्यू। तो इस तरह से वो है RMS। अगर हम काइनेटिक गैस थ्योरी यूज करें तो इसका फॉर्मूला बनेगा 3RT अपॉन एम, या न्यू इक्वल टू 3PB अपॉन एम, या रूट 3P अपॉन डी। तो देखो यूनिट वही सब याद रखना है। SI सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो सब कुछ फिर SI में होना चाहिए, P M V, ठीक है, और D ये सब आपको SI में, और अगर M के CGS में ले रहे हैं तो सब CGS में। अगर आप SI सिस्टम में सारी यूनिट यूज करोगे तो RMS वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो ज़्यादातर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तीसरा होता है बच्चों मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एक्चुअली जो गैस सैंपल है उस सैंपल में मैक्सिमम फ्रैक्शन जो मॉलिक्यूल होता है गैस का, वो जो वेलोसिटी शो करते हैं उसे बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जैसे एक मेला लगा हो, भीड़ हो, तो बहुत कम स्पीड वाले, बहुत ज़्यादा स्पीड वाले पार्टिकल्स या पर्सन आपको कम मिलेंगे, लेकिन एक एवरेज या उससे ज़्यादा स्पीड वाले जो पर्सन्स हैं वो ज़्यादा होंगी, 90% 80, मतलब एक सी स्पीड से चलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो एक गैस सैंपल लिया जाए तो उस सैंपल में लगभग सिमिलर स्पीड वाले जो पार्टिकल होंगे जिनका फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो वो स्पीड जो मैक्सिमम फ्रैक्शन द्वारा, पार्टिकल्स के मैक्सिमम फ्रैक्शन द्वारा जो है एक्सप्रेस की जाती है या रिप्रेजेंट की जाती है, उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब ये है कि वेलोसिटी या स्पीड, बल्कि हम यहाँ पर स्पीड ले रहे हैं तो स्पीड ही ले लें, तो ये कहलाएगा स्पीड पजेस्ड बाय स्पीड, ठीक है, पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। समझ गए ना कि गैस मॉलिक्यूल का मैक्सिमम फ्रैक्शन जिस स्पीड को शो करेगा बच्चों वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला लगेगा रूट 2RT अपॉन एम। तो तीनों के देखो आप KTG के बेस पर जो इनके फॉर्मूले बनाएगा, इसका है 8RT अपॉन पाई एम, इसका है 3RT अपॉन एम, और इसका है 2RT अपॉन एम। बाकी वही है, RT की जगह P भी यूज़ कर दो, डेंसिटी यूज़ करोगे, और सेम वही रिजल्ट्स लाने हैं तो आपको SI सिस्टम में ही सब कुछ यूज़ करना है। अब देखो इन स्पीड्स का कई बार क्वेश्चन आता है, रेशियो क्या है, कौन सी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है गैस सैंपल में, कौन सी कम। तो अगर हम इन तीनों का UMP, U एवरेज और URMS का रेशियो लें तो ये हो जाएगा 2RT अपॉन एम, मतलब UMP, ये है 8RT अपॉन एम मतलब एवरेज, और 3RT अपॉन एम मीन्स RMS। तो ये हमारे पास RT अपॉन एम सब में कॉमन, मैंने वो हटा दिया, तो रूट 8 अपॉन पाई रूट 3, और आगे बढ़ें तो रूट 2 और 8 अपॉन पाई को हम लिख सकते हैं 2.54, इसका रूट ले लें, और रूट 3 हम जानते हैं रूट 2 की वैल्यू 1.414 है, इसकी वैल्यू 1.59 और इसकी वैल्यू 1.732। ओके,
तो इन तीनों में से अगर हम सबसे छोटी स्पीड वैल्यू जो है ये है 1.414 से सबको डिवाइड कर दें तो ये आएगा 1:1.12:1.224। तो आप देख रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल 1 मीटर की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी शो करेगा तो उस समय एवरेज आएगा 1.12 का और जो आरएमएस आएगा वो होगा 1.224 का। इसका मतलब है कि जो सेम टेम्परेचर लिया जाए तो उसमें सबसे कम वेलोसिटी एमपी की, फिर उससे ज़्यादा एवरेज और उससे ज़्यादा यूआरएमएस। इस तरह से यूआरएमएस सबसे ज़्यादा स्पीड है, यू एवरेज उससे पीछे है यूएमपी। अगर हम यूएमपी और यूआरएमएस का रेशियो लें तो देखो इसका 1 और इसका 1.224 तो ये आएगा 0.82। इसका मतलब है कि अगर हमें यूआरएमएस पता है तो यूएमपी इक्वल टू हो जाएगा यूआरएमएस इंटू 0.82। समझ गए ना? इस तरह से आप आरएमएस वेलोसिटीज में 0.82 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगी यूएमपी में। ठीक इसी तरह से एवरेज और यूआरएमएस का रेशियो लें तो 1.12.1.224 तो 0.92। इस तरह से एवरेज इक्वल टू यूआरएमएस इंटू 0.92। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड है यूआरएमएस, उससे कम एवरेज, उससे कम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इस तरह का एक ऑर्डर मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो ये था हमारा स्पीड के बारे में। इसमें न्यूमेरिकल भी मिलेंगे तो आप उन न्यूमेरिकल्स को भी आगे देखोगे। फिर आता है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड। तो देखो बच्चों, जो एक गैस सैंपल लिया जाए तो उसमें जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब का स्पीड एक सा नहीं होता। समझ गए ना? भले एवरेज एक सी आ जाए तो उन पार्टिकल में अलग अलग स्पीड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या फ्रैक्शन है। मतलब हम एक स्पीड लें और एक एक्स, अगर हम एक ग्राफ बनाएं कि एक एक्सिस में अगर हम x में ये रख दें स्पीड और y में लें हम फ्रैक्शन, ठीक है, तो इस तरह का एक ग्राफ बना दिखाई देगा। तो पहले तो इस लॉ को पढ़ें कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possessing पर्टिकुलर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बात क्लियर है कि जब तक आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तब तक उस गैस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स के हैं उनके जो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, मींस जो अलग अलग वेलोसिटी शो करने वाले फ्रैक्शंस हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे तब तक जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। मींस अगर हम ये कहें कि 25 डिग्री में यूएमपी वाले मान लो 25 मीटर पर सेकेंड शो कर रहे हैं वेलोसिटी, एवरेज वाले ठीक है 50 शो कर रहे हैं, इसी तरह से ये 100 आरएमएस है, तो ये वैल्यू तब तक कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी की, स्पीड की, जब तक कि आप वो टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे नहीं। यही कहलाता है लॉ ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो इस ग्राफ में अगर हम यहाँ फ्रैक्शन लें, फ्रैक्शन समझ रहे हो कि टोटल मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड कम है, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एवरेज है, कितने ऐसे हैं जिनकी आरएमएस है, कितने ऐसे हैं जिन यूएमपी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन लिया गया है कि 100 टोटल पार्टिकल हैं तो 10 मान लो यूआरएमएस हैं, 50 उसमें से एवरेज वाले हैं और मान लो और बाकी जो बचे वो यूएमपी हैं, तो किसका कितना फ्रैक्शन है उसको इस सेक्शन में लिया जाए स्पीड में, तो इस तरह का ग्राफ दिखता है। तो देखो ये ग्राफ ये शो करता है कि बहुत ही लो स्पीड और बहुत ही हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल सैंपल में कम होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है उनका फ्रैक्शन बढ़ता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ठीक है फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल possessing सेम ठीक है स्पीड और वही है यूएमपी। तो इस तरह से पहले धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और एक मैक्सिमम फ्रैक्शन पहुंच जाता है एक पर्टिकुलर स्पीड का, और उस मैक्सिमम फ्रैक्शन की जो स्पीड होगी उसे बोला गया है यूएमपी। और फिर आगे की तरफ चलें कि इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन उनका फ्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, यू एवरेज जो होगा वो नीचे आएगा यूएमपी से, और यू आरएमएस कि ये सबसे ज़्यादा स्पीड दिख रही है, आपने ऊपर भी देखा रेशियो में कि सबसे ज़्यादा स्पीड है यू आरएमएस, तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं जो यू आरएमएस शो करते हैं उनका फ्रैक्शन आपको कम दिखेगा। मीन्स अगर 100 लोग मेले में हैं तो उसमें से 8-10 ही ऐसे मिलेंगे जो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे होंगे और मैक्सिमम मतलब 90% जो पर्सन होंगे वो आपको
यूएमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले दिखेंगे, मतलब एक सी स्पीड वाले, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा बच्चों, एवरेज स्पीड। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें, एक गैस सैंपल में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, एक भीड़ में देख लो आप, अगर भीड़ में ज़्यादातर लोग एक सी स्पीड के मिलेंगे और भले वो कम हो, और वो स्पीड कहलाएगी उनकी क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, बहुत घिसटने वाले, बहुत धीरे धीरे चलने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। तो इस तरह का ग्राफ दिखता है। अब ध्यान रखें कि ये जो एरिया है, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स अंडर, ठीक है, कर्व एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। समझ गए ना कि एक फिक्स पार्टिकल होंगे कि इस पूरे एरिया के अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो तो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, बस उनकी स्पीड, उनका फ्रैक्शन ही चेंज होगा। ठीक है। अब अगर मान लिया जाए कि हमें टेम्परेचर का चेंज बताया गया हो, क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको एक ग्राफ बना होगा और उसमें लिखा होगा कि बताएं कि इनमें टेम्परेचर का क्या ऑर्डर है, ये T1 है, T2 है, T3, तो कौन किसको शो कर रहा है। तो ध्यान से देखें कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों गैस सैंपल का, तो गैस सैंपल में क्या होगा कि जैसे आपने देखा कि इस तरह से यहाँ मान लो 80% थे, यहाँ 20% थे, और यहाँ पर सॉरी 10% थे, और यहाँ 10% थे इस स्पीड में। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ग्राफ ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि सपोज इनमें से 80% में से 10 पार्टिकल ऐसे थे जिनमें से 5 तो इस स्पीड को शो करने लगे और 5 इस स्पीड को शो करने लगे। तो ऐसे में अब ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 70, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 15, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब मान लो ये 60 पहुंच जाए, 70 की जगह 60, तो नीचे 20 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो इसका पीक दिख रहा है वो फ्लैट होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंडर एरिया जो है, कर्व के अंडर का जो एरिया है ना, वो तो कांस्टेंट पार्टिकल्स रखता है। तो अगर ऊपर का फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक है कि नीचे का फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले पार्टिकल का अगर फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो एवरेज वाले या आरएमएस वेलोसिटी वाले पार्टिकल का क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन बढ़ना शुरू होगा। और इस तरह से ग्राफ आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जो है फ्लैट होता जा रहा है। और वैसे भी अब ऐसे निकाल लो आप, देखो T1 के करस्पॉन्डिंग मान लो स्पीड है U1, ठीक है, μ1, T2 के करस्पॉन्डिंग है μ2, ठीक इसी तरह से T3 के करस्पॉन्डिंग है μ3। और हम जानते हैं, अभी आपने ग्राफ में देखा कि स्पीड जो है ना, रूट RT अपॉन एम, मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं ना कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर देखें कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, पहले आप स्पीड का ऑर्डर देखो, न्यू1 से ज़्यादा न्यू2, न्यू2 से ज़्यादा न्यू3। तो स्पीड का अगर ये ऑर्डर है और हम जानते हैं कि जो स्पीड है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहां टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहां स्पीड भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब T1 से ज़्यादा टेम्परेचर T2 और T2 से ज़्यादा क्या होगा बच्चों, T3। तो आप अगर इस तरह का कोई ग्राफ बना है और आपसे टेम्परेचर का ऑर्डर पूछ ले तो पहले आप वेलोसिटी का ऑर्डर निकाल लो, और वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वही टेम्परेचर का ऑर्डर आएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। तो इस तरह के ग्राफ में कि ये शो कर रहा है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फ्रैक्शन तो डिक्रीज हो रहा है, और उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की जो स्पीड है वो भी बढ़ रही है, लेकिन अदर एवरेज और आरएमएस वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स का जो फ्रैक्शन है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो एवरेज वेलोसिटी है और आरएमएस वेलोसिटी है इनका फ्रैक्शन तो बढ़ता है, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फ्रैक्शन घटता है। एक चीज, दूसरा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, चाहे वो यूएमपी हो, चाहे मतलब है कि यूएमपी हो, चाहे यू एवरेज हो, चाहे यू आरएमएस हो, ये तीनों इंक्रीज होंगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। आप देख रहे हैं कि यही पॉइंट जो है इधर आ गया, तो फ्रैक्शन जरूर घट गया लेकिन स्पीड तो बढ़ गई ना, कि अगर मान लो पहले U1 थी तो अब ये क्या हो गई, U2 हो गई। और इस तरह से ये रिलेशन बनता है। तो ग्राफ देख के टेम्परेचर को कैसे पहचाने ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे ऊपर का फ्रैक्शन परसेंटेज नीचे कम होगा तो नीचे का बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ है वो
फ्लैट होता चला जाएगा। ठीक इसी तरह तो यही लिखा है कि पार्टिकल अंडर एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद यूएमपी डिक्रीजेस देन यू एवरेज यूआरएमएस इंक्रीजेस एंड ऑल्सो ऑल, ठीक है, स्पीड्स इंक्रीजेस इंक्रीज। समझ गए ना कि इस तरह से सारी स्पीड्स भी इंक्रीज हो रही हैं। अब आता है कि अगर हमें मोलर मास के बेस पे दे दें तो देखो बच्चों, मोलर मास और स्पीड का रिलेशन ये है, इसका मतलब है कि जहां पर मोलर मास ज़्यादा है वहां पर स्पीड कम है। तो पहले आप स्पीड का ऑर्डर निकाल लें, न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री, तो ये ऑर्डर है और मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जो m1 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आ रही है वो सबसे कम वेलोसिटी है और m1 सबसे ज़्यादा होगा तभी तो स्पीड सबसे कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन में है। तो इसका मतलब है कि जहां पर मोलर मास ज़्यादा वहां स्पीड कम। तो मोलर मास m1 सबसे ज़्यादा, फिर m2, फिर m3। समझ गए ना। कई बार ऐसा ग्राफ बना होता है कि जैसे यहाँ ये लिखा है, यहाँ x और y, यहाँ लिखा है x, ठीक है, एक एक ऑप्शन दे दिया जाए कि x है O2 और y है N2, और एक ऑप्शन दे दिया जाए x इज N2 और y क्या है O2। अब आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो आप मोलर मास O2 का ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन आएगा और यहाँ कौन आएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग होगा O2 का, तो ये करस्पॉन्डिंग होगा N2 का। और ध्यान रखें कि इनमें बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा मूलर मास का जैसा टेम्परेचर का, कि जैसे जैसे मूलर मास कम होता जाएगा सबकी पार्टिकल की स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, उनके बीच का जो गैप है या डिफरेंस है वो कम होने लगेगा और स्पीड बढ़ने लगेगी। इसका मतलब है कि जितने लो मॉलिकुलर मास वाले पार्टिकल्स होंगे उनमें मोस्ट जो यूएमपी है वो उतनी ही कम होती जाएगी, मतलब उसका मतलब फ्रैक्शन कम होता जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप गैस के मॉलिक्यूल का ऑर्डर निकाल सकते हैं। मान लो ये दिया जाए कि यहाँ पर है Cl2 तो इससे ज़्यादा O2 का निकलेगा, तो इससे ज़्यादा N2 का, तो इससे ज़्यादा आप देखेंगे H2 गैस का, तो इस तरह का ऑर्डर मिलेगा। अगर तो इस तरह से पहले आप स्पीड निकाल लें फिर मोलर मास का ऑर्डर निकाल लेना, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप जानते हैं कि Pv एक कांस्टेंट वैल्यू है, देयरफॉर स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। अब इनमें से कुछ भी चेंज करोगे गैस सैंपल का प्रेशर या वॉल्यूम, तो ध्यान रखें कि जो स्पीड है वो ये कांस्टेंट रहेगी, चाहे Pv P1 V1 हो, ठीक है, P2 V2 हो। क्यों? क्योंकि ये क्या होंगे बच्चों, कांस्टेंट रहेंगे। इसीलिए अगर वॉल्यूम चेंज किया गया है तो आप ध्यान रखें, या प्रेशर चेंज किया गया है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं कि अगर दो स्पीड्स का रेशियो लेना है तो दो टेम्परेचर, दो मोलर मास का रेशियो लेके आप इन स्पीड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरह के ये ग्राफ्स पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, और इनका रेशियो पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल भी बनते हैं क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन है कि एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी सेम एज दैट ऑफ मीथेन एट 20। तो ऐसा रिलेशन लेंगे हम O2 अपॉन CH4, तो O2 का टेम्परेचर अपॉन CH4, CH4 का मोलर मास O2 का। इस तरह से दोनों की स्पीड सेम बताई गई है, तो टेम्परेचर हमें निकालना है किसका, ठीक है, व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो O2 अपॉन ये, तो कुल मिला के ये निकला 600 केल्विन। ऐसे अगर दे दिया जाए क्वेश्चन कि 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, शोज 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, 20 शोज 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपसे पूछा गया यू एवरेज, यू आर एम एस, यू एम पी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यू एवरेज निकाल लें। तो हम जानते हैं N1 U1 प्लस N2 न्यू2 अपॉन N1 प्लस क्या कर दें N2, तो N1 हम ले लें 10, तो न्यू1 हम क्या रखेंगे बच्चों 10, N2 ले लें 20, तो न्यू2 कितना कर दें 20। हम यहाँ पर रिलेशन लगाएं तो यू एवरेज 10 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन में क्या करते हैं बच्चों 10 प्लस 20, ठीक है। तो 100 प्लस 400 अपॉन 30, तो ये हो गया 500 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 50/3, लगभग 16 है ना, तो लगभग हो जाएगा 16 पॉइंट, और ये हो गया लगभग 2, ये हो गया मीटर पर सेकंड। बस अब आप क्या करोगे, यू एवरेज निकालना है मान लो, ठीक है, तो आप लिखेंगे 0.92 से ले लो रिलेशन,
तो इसके साथ आप क्या करोगे, ये वाला रिलेशन लगा दो कि यू एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, यू आर एम एस इंटू 0.92। ऐसे यू एवरेज के बाद यू एम पी इक्वल टू यू आर एम एस इंटू 0.82। तो इससे ये वेलोसिटी आ जाएगी। पहले आर एम एस निकाल लो, फिर ये निकाल लो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो ये था हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, काइनेटिक गैस थ्योरी और उसके ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।